सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अगर नहीं चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो से आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। मतलब आपको मोटिवेट भी किया जाएगा कि अगर आपको ये सब नहीं तैयार हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई है ना, आपको सब कुछ बताएगा, करके दिखाएगा। तो आपको सिर्फ तैयार करना है। मैं बस जितना बता रहा हूँ उतना तैयार कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो शूट किया था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पर क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि ये आपका देखिए सिलेबस है क्लास 12 हिंदी का, ठीक है भाई साहब। क्लास 12 हिंदी का ये है सिलेबस, ठीक है। जिनको भाई साहब बोर्ड एग्जाम देना है 2026 में, कब देना भाई साहब, 18 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का। उनको बताता कि यहाँ पे देखिए खंड का है जो 50 नंबर का आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खंड खा है जो भाई साहब 50 नंबर का आता है। टोटल आपका हिंदी 100 नंबर का आता है अगर आप 12वीं में है, ठीक है। तो भाई साहब ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डिटेल में समझा था कि मैं इसके ऊपर क्लास लाने वाला हूँ। ये फर्स्ट क्लास आ चुकी है। तो आज इस वीडियो हम क्या करेंगे, आप देखिए जो कहानी है भाई साहब, कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आती है, ठीक ना। इस वीडियो को देखने के बाद जो कहानी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको उतना कहानी तैयार करना है। फिर उसके बाद आपको कोई कहानी तैयार करने की आपको जरूरत नहीं है। विथ सोल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपको, देखोगे आप सब नहीं आया सब कुछ, ठीक है। मैं आपको कहानी बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए पत्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 6 नंबर के, यहाँ पे देखिए 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब 11 नंबर अभी क्लियर होगा आपका, 11 नंबर यूं क्लियर होगा। तो फिर 11 नंबर क्लियर होगा, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वरना अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा भाई साहब, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का रहेगा, जिसमें खंड का कंप्लीट कर दूंगा और खंड खा भी कंप्लीट कर दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम कहानी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी, जो आपको कहानी तैयार करना है, जिसकी मदद से आपको 5 नंबर मिलेंगे, उस कहानी को हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम पत्र के ऊपर आ जाएंगे। जो आपको 2-3 पत्र बताऊंगा वो पत्र आपको तैयार कर लेना भाई साहब, आपका 6 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। मतलब 11 नंबर टोटल आपका इस वीडियो से क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब आपको कमेंट की जरूरत है भाई साहब। अगर आप कमेंट करोगे तो फुल लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, 1 से 2 घंटे का। पूरा खंड खा खत्म कर दूंगा, हिंदी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब उसमें बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो भाई साहब ये मैंने आपको, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा भाई साहब है कहानी। आपको कहानी 5 नंबर का आता है और आपका पत्र आता है भाई साहब 6 नंबर का। 11 नंबर की नंबर देखिए कहानी भाई साहब। चलिए कहानी में देखिए भाई साहब, जो आपका 6वां प्रश्न रहेगा, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, जो आपको पेपर मिलेगा, जो 6वां प्रश्न रहेगा वही कहानी रहेगा। अब कहानी में देखिए कौन कौन से कहानी आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ देखिए ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है, बहादुर है, लाठी, ठीक ना। इसमें से आपको 3 तैयार करना, ठीक ना। अगर 2 भी तैयार कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब 3 तैयार कर लोगे, क्योंकि समझ रहे हो ना, गड़बड़ा जाता है एक बार। तो आप 2, इस वीडियो में आपको 2 बताऊंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 बताऊंगा, वही आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है भाई साहब। उसको तैयार कर लोगे तो हार दो, ठीक है। तो ये बस समझ लीजिए कि कहानी आपको, आपके जो क्लास 12 हिंदी है, ठीक है, मैं आपको बार बार बोला था भाई साहब, जो हिंदी में कक्षा 12वीं में जो कहानी आपको आता है, 4 ही कहानी है, ठीक ना। अब इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, 2 कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी तरफ से एक और याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंचलाइट और बहादुर, ठीक ना। पंचलाइट और बहादुर में ये 2 कहानी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो तो ध्रुव यात्रा भी आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। बस बोल रहा हूं, अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लोगे तो और ठीक रहेगा, क्योंकि भाई साहब कभी गड़बड़ा जाता है 1-2 बार। लेकिन जो पंचलाइट और जो बहादुर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जितना बोलूंगा उतना कम है। और आपको यहाँ पे देखिए ध्रुव यात्रा के जो लेखक है वो जैनेन्द्र कुमार है भाई साहब। बहुविकल्पी में प्रश्न आते हैं कि ध्रुव यात्रा के लेखक कौन है, आपको पता ही नहीं रहेगा तो मुंह बना दोगे। तो ये भाई साहब इसको तैयार करना है। ध्रुव यात्रा जो है उसके लेखक आपके हैं जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। और आप देखिए जो पंचलाइट, ये जो पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, यहाँ पे देखिए फरीश्वर नाथ रेणु, ठीक हो। आपको इसको तैयार कर लेना। जो बहादुर कहानी भाई साहब, बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत, वो भाई साहब अमरकांत को भी याद कर लेना। फिर आप देखिए जो लाठी है, लाठी भी एक कहानी दोस्तों, इसके लेखक है शिवानी है, ठीक ना। बस ये आपको देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर तो भाई साहब यही में भी से आ जाएगा, जो बहुविकल्पी रहते हैं 1 नंबर तो इधर से आ जाते हैं, ठीक ना। बस बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो देखिए जो भाई साहब आप कहानी लिखोगे तो उसका सारांश या उद्देश्य ही लिखना पड़ेगा। अगर सारांश आए तो सारांश लिखिए, अगर उद्देश्य आए तो उद्देश्य लिखिए। मैं आपको दोनों बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, विथ प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब आपको अधिकतम 80 शब्द में लिखना है, जिसके लिए आपको 1 करना होता है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का कहानी आता है भाई साहब, चाहे ध्रुव यात्रा लिखो, चाहे पंचलाइट लिखो, चाहे बहादुर लिखो, चाहे लाठी लिखो, ठीक है। जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचलाइट और बहादुर, ठीक है भाई साहब। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बहादुर देखेंगे, 2 कहानी बताऊंगा आपको, एक पंचलाइट बताऊंगा, एक बहादुर बताऊंगा भाई साहब। यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों आपको तैयार करना ही करना है। और आप अपनी तरफ से 1 कहानी और याद करना, चाहे ध्रुव यात्रा चाहे लाठी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और थोड़ा सा भाई साहब कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं इस वीडियो में आपको 2 कहानी बताऊंगा, ठीक ना। एक भाई साहब पंचलाइट, एक बहादुर। ये दोनों कहानी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
भाई साहब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया था। ये दोनों कहानी को आपको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये कर लेते तो आपको भला हो जाएगा। और अपने तरफ से आप लोग ध्रुव यात्रा एक बार देख लेना, या तो आप लोग लाठी देख लेना, इनमें से कोई एक देखना। लेकिन ये जो पंचलाट और बहादुर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तैयार क्या भाई साहब, अभी इस वीडियो में तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपका भाई जादू करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं भाई साहब अपने कहानी तरफ। देखिए पहला हमने बोला था कि बहादुर कहानी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है भाई साहब। देखिए बहादुर, देखिए ये बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी। और जो लड़का है इसका नाम दिल बहादुर है, ठीक है। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग बताया, पता नहीं है ना, मार खाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। बहादुर कहानी के लेखक भाई साहब अमरकांत, ठीक ना। अब अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक। अगर कहानी आ गया भाई साहब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको लिखना है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं, इसमें ये वो वगैरह वगैरह होता बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो आपको इतना समझा जो बहादुर कहानी इसके लेखक अमरकांत है, और अमरकांत की पत्नी निर्मला, इनके पत्नी का नाम है निर्मला, और इन दोनों का एक लड़का है जिसका नाम है किशोर, ठीक है। उनका बड़ा लड़का है जिसका नाम किशोर। और यहाँ पे देखिए 11 रुपए की चोरी के बारे में आपको याद करना है, ठीक है भाई साहब। बस इतना ही कहानी है। आप कहोगे यार ये कौन सी कहानी हो गई, 11 रुपए की चोरी। अमरकांत इसके बहादुर कहानी के लेखक हैं, और अमरकांत की वाइफ मतलब पत्नी है निर्मला, और उनका बड़ा बेटा है किशोर। ये कौन सी कहानी हो गई, समझ में आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों इस कहानी से आपको सीख मिलनी चाहिए। देखिए जो ये दिल बहादुर है ना, जो बहादुर है ये अपने घर पे मतलब इसके माता पिता इसको कुछ बोल देते हैं, डांट फटकार देते हैं, तो उसके गुस्सा में एक घर छोड़ के चला जाता है। ये जो बहादुर है, ये जो बहादुर है ना, मतलब इसके माता पिता इसको कुछ बोल देते हैं। आप लोग भी माता पिता कभी कल आपको बोल देते होंगे, तो आपको भी गुस्सा आ जाता होगा कि चलिए हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे इस घर में, हमारी इज्जत नहीं होती, ये है वो है, आपको भी लगता होगा। तो वैसे ही सेम बहादुर के भी साथ हुआ था। बहादुर क्या किया, बहादुर के मम्मी पापा मतलब इनकी मम्मी ने बहादुर की इनको कुछ डांट फटकार कर दी, तो एक गुस्सा में घर छोड़ के चले गए, ठीक ना। घर छोड़ के चले गए। फिर भाई साहब जब घर छोड़ के दूसरे शहर चले गए, फिर इनको भाई साहब कहीं पर जाएंगे तो कोई फ्री में तो इनको रखेगा नहीं, उसके लिए भाई साहब इनको कुछ काम करना। तब एक काम की तलाश कर रहे थे। जो बहादुर लड़का है 12 से 13 साल का लड़का है, एक काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, ठीक है। तो वहीं पे भाई साहब जो अमरकांत की पत्नी है निर्मला, इनको भी एक नौकर की जरूरत थी, ठीक ना। मतलब जो यहाँ पे देखिए जो निर्मला थे और जो अमरकांत थे, मतलब इनको भी एक नौकर की जरूरत थी, क्योंकि इनके आस पड़ोस में सबके घर में एक नौकर था। तो भाई साहब ये जो अमर बहादुर हैं ये भटकते भटकते उनके पास पहुंच गए। तो अमरकांत निर्मला जी ने इनको रख लिया, ठीक है, इनको रख लिया। फिर इनका मतलब अच्छे जहाँ पहली बार आप चाहे जहाँ भी जाओगे आपकी इज्जत अच्छे से भी होती थी, ठीक ना। वैसे बहादुर के भी साथ इज्जत अच्छे से होती थी। बहादुर घर का सारा काम काज करता था, मतलब सब कुछ अच्छे ढंग से चलता था, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, ठीक ना, ज्यादा दिन तक ये नहीं चला दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ये यहाँ पे देखिए अमरकांत मतलब इनके घर, इनके कुछ रिश्तेदार कुछ पड़ोसी इनके घर मिलने आए, बैठ के मतलब काम धाम मतलब कुछ वैसे ही वार्तालाप करने आए। तो भाई साहब 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा दिया किसके ऊपर, बहादुर के ऊपर, कि जो नौकर आपका है यही 11 रुपए चोरी किया, ठीक ना। भाई साहब उसको बहुत ज्यादा मारपीट पड़ने लगी कि तुमने चोरी किया है, ये किया है वो किया है। काम भी करता था, कई बार इसको सुअर का बच्चा भी बोला जाता था, ठीक ना। तो बस एक कहानी का मतलब सारांश आपको इतना समझना है कि बहादुर ये जो लड़का है अमरकांत जी के घर पे काम करता था, मतलब नौकर वाला काम करता था, ठीक है। और उसमें अच्छे ढंग से काम करता था। जब ये पहली बार गया था तो इसकी इज्जत खूब अच्छे ढंग से हो रही थी, ठीक ना। इसको सब अच्छे ढंग से बोलते थे। फिर उस जैसे जैसे समय बीता गया फिर इसकी इज्जत कम होने लगी, ठीक ना। एक काम भी करता था और बोल भी सुनता था, कई बार इसको गाली भी दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, ठीक ना। फिर उसके बाद जब इसके ऊपर 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा, फिर उसके बाद बहादुर क्या किया, इनका घर छोड़ के चला गया, ठीक ना। इनका घर छोड़ के चला गया। भाई साहब उसको ईमानदार था, वो पैसा चोरी नहीं किया था, फिर भी इसके ऊपर इल्जाम लग रहा था कि तुमने चोरी किया है। तो फिर ये इसी गुस्से में आकर फिर ये बहादुर मतलब इनका निर्मला जी का घर छोड़ के चला गया। फिर इनको भी लगा यार लगता है बहादुर चोरी नहीं किया था, हमने उसको अनजाने में ही भला बुरा बोल दिया, मारपीट दिया। दोस्तों बहादुर के घर छोड़ जाने के बाद ये लोग क्या कहे, जो अमरकांत की पत्नी थी निर्मला, और ये लोग घर का सारा काम काज करना शुरू कर दिए। और दोस्तों बताना चाहता हूँ इतने आलसी हो गए थे कि ये लोग काम कर ही नहीं पाते थे, ठीक ना। फिर इनको लगा, इनको पछतावा होना शुरू हो गया कि जो बहादुर था वो चोरी नहीं किया था, हमको पछतावा हो रहा है। तो चलिए क्यों ना फिर से बहादुर को वापस बुलाया जाए घर में और काम काज करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन वो बोलते हैं दोस्तों अब पछतावे क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बस बात वही हो गई थी, बहादुर अब उनके पास दोबारा नहीं आया, ठीक है। तो एक कहानी का सारांश है, सारांश मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगर आपसे
अब चलिए मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको सारांश बताना हो तो आप बता लोगे? बहुत इजी दोस्तों, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बहादुर कहानी के जो लेखक है अमरकांत है, और अमरकांत की पत्नी निर्मला है, और इनका एक बड़ा लड़का किशोर है, और एक दिल बहादुर है। जो लड़का अपने माँ बाप के डांट फटकार से घर छोड़ के चला गया, और घर छोड़ के जाने के बाद उसको कहीं पर काम करने चाहता है भाई, क्योंकि उसको फ्री में कोई खाना नहीं देगा, फ्री में कोई अपनी जगह नहीं रखेगा। तो भाई साहब एक क्या अमरकांत की जो पत्नी थी निर्मला, इनको भी एक नौकर की जरूरत थी, क्योंकि इनके आस पड़ोस में सबके घर में नौकर था, और इनको भी एक नौकर की जरूरत थी। तो इसने क्या किया भाई साहब, जो बहादुर, दिल बहादुर इसका नाम था, उसको अपने घर में नौकर रख लिया। पहले तो इसका बर्ताव, इसके साथ सब अच्छे ढंग से सब रहते थे। अब भाई साहब जो बहादुर था बहुत मेहनती था, घर का सारा काम काज करता था। फिर धीरे धीरे मन मुटाव बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर इनके घर में क्या हुआ, जो अमरकांत है और इनके घर में इनके रिश्तेदार कुछ पड़ोसी रहने आए, मिलने आए, तो उनका भाई साहब 11 रुपए चोरी हो गया। तो वो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा दिए बहादुर के ऊपर, और फिर वहीं से बहादुर का पूरा दिन शुरू हो गया। बहादुर को मारा पीटा, सुअर बच्चा ये सब वो सब बोलते थे लोग। तो बहादुर गुस्से में आकर इनका भी घर छोड़ के चला गया। तो यही कहानी का सारांश है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ सारांश और चरित्र चित्रण, मतलब उद्देश्य। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि एक ही आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कहानी तो आपको मैं 3 बताऊंगा, लेकिन तैयार आपको 3 ही करना है। लेकिन अब एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसका जो भी, देखिए यहाँ पे बहादुर था, इसको मारा पीटा जाता था, ठीक है। देखिए ये बहादुर कहानी है, ठीक है, कहानी का है सारांश है, ठीक है। अब कहानी का आपको सारांश समझना है। चलिए यहाँ पे देखिए बहादुर का आपको हेडिंग है, जब पेपर में अगर आगे बहादुर कहानी का सारांश लिखिए तो आपको भाई साहब इसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। आपको हेडिंग ऐसे डाल देना बहादुर कहानी, बस प्रश्न उत्तर नंबर जो भी रहेगा, प्रश्न उत्तर नंबर 6वां रहेगा, तो बहादुर डाल के यहाँ पे डाल दीजिएगा बहादुर कहानी। देखिए आपको ऐसे ही लिखना है, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर। एक मध्यवर्गीय परिवार में, ठीक ना, नौकर के साथ परिवजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कूट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं कहानी को पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथा की रूप रचना की है, ठीक है। फिर आप देखिए अपने से संपन्न रिश्तेदार के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती थी। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का, ठीक है, मैंने आपको समझा था, बहादुर 12 से 13 साल का लड़का था, ठीक ना। और यहाँ देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब क्या है, एक कहानी है, ठीक ना, कहानी आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जब भाई साहब बहादुर पहले घर उनके गया था, तो भाई साहब उसके साथ अच्छा व्यवहार था, अच्छे से उसको बोलते थे, अच्छे से उसको खिलाते पिलाते थे, काम काज सब अच्छे से करते थे, ठीक ना भाई साहब, अच्छे से काम करते। इसके बावजूद, ठीक है, आप देखिए कहाँ पे था भाई साहब, मैं करते थे, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरताने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता था, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। मैंने आपको बताया दोस्तों, 11 रुपए की चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगाया जाता है, अपमानित किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या और लिखा गया है, अंतः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य को उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, जब बहादुर घर छोड़कर चला गया तो सभी लोग परेशान हो गए थे, कोई काम कर ही नहीं पाते, आलसी हो गए थे, क्योंकि सारा कामकाज बहादुर करता था, जो नौकर था सारा कामकाज करता था, आराम के सब आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पे वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसके देखिए क्या लिखा था, उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है, ठीक है दोस्तों। यही कुछ कहानी था दोस्तों, उसको मतलब बहुत ही स्वाभिमानी था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, सारांश था वो, ठीक है। आपको इसको तैयार कर लेना, अगर नहीं स्क्रीनशॉट लिए तो ले लीजिए भाई साहब। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए कहानी का उद्देश्य है, मतलब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कहानी का सारांश, अभी इससे पहले जो बताया था हम लोग, चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ भाई साहब, ये देखिए ये यहाँ तक, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं लाता हूँ आपको यहाँ से, चलिए देखिए यहाँ से आपका एक कहानी का सारांश,
ठीक है। अगर पूछे बोर्ड एग्जाम में सारांश है तो आपको ऐसे लिख देना, अमरकांत जवाहर लिखी गई मध्य वर्ग की परिवार में, ठीक, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया अपने भाषा में, आप वो ऐसे भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, पहले आपको यही डाल देना है, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर, बस लिख के देखिएगा कि यार समझ जाएगा कि हाँ जो बहादुर कहानी उसको अमरकांत ने लिखा है। मैंने आपको समझा, देखिए कहानी का सारांश है, जो बहादुर कहानी उसका सारांश है। सारांश लिखने के बाद अगर सारांश है तो आप सारांश ऐसे लिख लेना, अपनी भाषा में लिख सकते हो, और मैंने आपको दिखाया भी। अब आप देखिए बहादुर कहानी का उद्देश्य, मतलब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है। देखिए इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है, ठीक ना। तो आपको ऐसे करके भाई साहब लिख देना, उद्देश्य तो बहुत ही आसानी से लिख देना कि दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, मालिक ने इसको ऐसे मारा पीटा था, प्रतिक्रिया रूप में आपको ऐसे ऐसे कर देना। चलिए अब हम देखते हैं भाई साहब इसका चरित्र चित्रण, ठीक है भाई साहब, चरित्र चित्रण बहुत जरूरी है क्योंकि भाई साहब यही आता है, उसका सारांश लिखिए चरित्र चित्रण के लिए, ठीक है भाई साहब। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डालना बहादुर, उसका ऐसे लिखना चरित्र चित्रण। फिर आप देखिए छल कपट रहे तो भोला बालक था भाई साहब, जो बहादुर था बहुत ही भोला बालक था और परिश्रमी था, बहुत काम काज करता था, ठीक है। हंसमुख एवं मृदुभाषी था, ईमानदार एवं सच्चा हृदय वाला था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सहनशीलता एवं स्वाभिमान, मतलब उसके अंदर सहने की भी क्षमता थी और स्वाभिमान था, मतलब उसको दोस्तों वो चोरी नहीं किया था, उसी के लिए उनके घर में नहीं रुका, ठीक है, वो स्वाभिमानी था। और यहाँ पे देखिए मात्र पिता का भक्त बालक था, ठीक ना, व्यवहार कुशल था, ठीक ना, स्नेही बालक था। तो आपको इस चरित्र चित्रण में आपको इतना लिख देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया भाई साहब, ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, चलिए यहाँ पे मैं पे लेता हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक ना, 5 नंबर का आता है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर ये आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई साहब, बहुत ही आसानी से आप इसको लिख के आ जाओगे, ठीक है। अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे, जो हमारा दूसरा भाई साहब कहानी है। मैंने आपको 3 कहानी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, 3 कहानी, एक कहानी मैं आपको बता दिया हूँ, आपको उसको तैयार करना है तभी नंबर मिलेगा, ठीक है, वरना पछताओगे। यहाँ देखिए पंचलाइट की, यहाँ देखिए पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र, ठीक ना। अब चलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि पंचलाइट के लेखक कौन है और बहादुर कहानी के लेखक कौन है। बहादुर कहानी का अमरकांत है। अब बताइए पंचलाइट के लेखक कौन है, क्योंकि भाई साहब बहुविकल्पी पूछ देता है। तो पंचलाइट के लेखक दसो फरेश्वरनाथ रेणु है। कौन है? फरेश्वरनाथ रेणु है। चलिए इस कहानी को मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ। दिन इसका हम सारांश देखेंगे, फिर उसके बाद हम चरित्र चित्रण भी देखेंगे और उसका क्या उद्देश्य भी देख लेंगे। लेकिन ये आप लोग सारांश समझ जाओगे ना तो भाई साहब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए गोधन, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गोधन एक लड़का था, ठीक है, गोधन एक लड़का था और उसके गांव में एक लड़की थी, मतलब उसके गांव में उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था मुनरी। और गोधन क्या करता था, इससे प्यार करता था, इससे लव करता था, ठीक है भाई साहब, इससे इसका प्रेमी था। और गोधन क्या करता था, और देखिए जो मुनरी थी, यहाँ देखिए जो मुनरी है ये इसकी लड़की है, मतलब गुलरी काकी की लड़की मुनरी है। और मुनरी के जो मुनरी से प्यार करता है गोधन। अब दोनों एक ही गाँव में एक ही बस्ती में रहते हैं, ठीक है, एक ही गाँव में रहते हैं। तो क्या दोस्तों, जो गोधन था जब भी मुनरी के घर से गुजरता था तो गाना गाता था, फिल्मी गाना गाता था, ठीक ना, प्रेमी वाला गाना गाता था, घूमता था। मतलब जब उसके घर से गुजरता था तो ये जो गोधन था इसके घर पहुंचता तो फिल्मी गाना शुरू कर देता था, क्योंकि जबकि इसको पता था कि यह हमें इससे प्यार करता है, क्योंकि भाई साहब ये प्रेमी थे, ठीक है। तो भाई साहब जो गुलरी काकी थी, जो इसकी माता जी थी, भाई साहब मुनरी की जो माता जी थी, भाई साहब इसका चाल चलन देखे गोधन का शिकायत जाके कर देते हैं सरपंच। यहाँ पे देखिए जो सरदार जी थे, जो गांव के सरपंच प्रधान होते हैं, उनसे जाके शिकायत करते कि गोधन हमारे घर से जब गुजरता है तो ऐसे ऐसे गाना गाता है। भाई साहब फिल्मी गाना गाता है, अच्छा नहीं लगता है ना, घर में बड़ी लड़की है, ये है वो है। फिर दोस्तों सरपंच जी क्या करते हैं, जो गोधन था इसको बिरादरी की टोली से बाहर कर देते हैं। मतलब एक तरीके से बोलते हैं गांव निकारा हो जाता है, इनको बिरादरी की टोली से मतलब गांव से निकाल दिया जाता है। फिर दोस्तों एक दिन रामनवमी के मेले से ये लोग पेट्रोमैक्स, गांव वाले जो रहते हैं, और रामनवमी का मेला पड़ता है, फिर वहां से एक पेट्रोमैक्स मतलब लालटेन लाते हैं जो मिट्टी के तेल से जलता है। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से जलता है, जिसको आप लोग बोलते हैं पंच लाइट बोलते हैं। इसका नाम होता है पेट्रोमैक्स, जिसको आप गांव की भाषा में लालटेन बोलते हैं, जो कि मिट्टी के तेल से जलता है, ठीक है। रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स लाया गया, ठीक है। लाने के बाद दोस्तों सभी लोग बहुत उत्साहित से कि हमारे भी गाँव में लालटेन जलेगी, तो सभी लोग तो ये पेट्रोमैक्स खरीद के मेले से ला चुके थे, ठीक है। लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि ये पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन, सबसे चिंता वाली विषय ए बन के। तो दोस्तों जो मुनरी थी उसको पता थी कि ये जो गोधन है पेट्रोमैक्स जला लेता है, क्योंकि भाई साहब जो गांव के लोग थे सीधे साधे भोले भाले, वो पेट्रोमैक्स जलाना नहीं जानते थे। तो भाई साहब ये बात मुनरी को पता था कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाने आता है। तो भाई साहब मुनरी ने क्या किया, बहुत चतुराई से अपने सहेली कनेली से, ठीक ना, अपने सहेली कनेली से ये बात सरपंच जी तक पहुंचाई। अपने सहेली से कहा कनेली से, कनेली तुम जाओ सरपंच जी से बताओ कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है,
तो भाई साहब इसकी जो सहेली थी कनेली, वो जाके सरपंच जी से बताया कि सरपंच जी, जो गोधन है जिसको अपनी बिरादरी की टोली से बाहर कर दिया, वो पेट्रोमैक्स जला लेता है। तो भाई साहब सरदार जी भी खुश हो गए, पुनः उसको बिरादरी में बुलाया गया। एंड दोस्तों जो गोधन था ये पेट्रोमैक्स को जला दिया और सभी लोगों ने रामनवमी मेले को अच्छी तरह से एंजॉय किया। ठीक है, तो भाई साहब फिर से गोधन को पूरा पुनः बिरादरी में शामिल कर दिया गया। और भाई साहब जो गोधन था, गोधन की गुलरी काकी ने उसको अपने घर पे भोजन के लिए निमंत्रण दिया कि आओ खाना खाओ। तो देखा दोस्तों इसका काम बन गया, समझ रहे हो ना। तो ये आपको कहानी याद रहना चाहिए। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मैं आपको एक बार फिर से आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो गोधन है ये मुनरी से प्रेम करता है, ठीक ना, और मुनरी भी गोधन से प्रेम करती है। ठीक है भाई साहब, ये जो गोधन था जब भी मुनरी के घर से गुजरता था तो भाई साहब फिल्मी गाना गाता था। और एक बात गुलरी काकी जो भाई साहब मुनरी की माँ थी, उनको ये बात पसंद नहीं आ रहा था कि यार ये फिल्मी गाना गाता था, ये अच्छा नहीं लगता है, घर में बड़ी लड़की ये है वो है। फिर गुलरी काकी ने जाके शिकायत किया सरदार जी से। सरदार जी ने गोधन को क्या किया भाई साहब, बिरादरी से बेघर कर दिया, बिरादरी से निकाल दिया। ठीक है, बस्ती से उसको निकाल दिया। फिर दोस्तों रामनवमी के मेले में ये लोग पेट्रोमैक्स, गांव वाले पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिट्टी के तेल से जलने वाला जो भी लालटेन होता है, वो लाया गया। भाई साहब सभी लोग बहुत उत्साहित से कि हमारे भी गांव में पेट्रोमैक्स जलाया जाएगा, लेकिन इसको जलाना किसी को आता ही नहीं था। तो भाई साहब ये बात पता था मुनरी को कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाने आता है। तो भाई साहब मुनरी ने क्या किया, अपने सहेली कनेली से बताया कि आप सरदार जी से कहो कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है। तो सरदार जी को जब पता चला तो सरदार जी ने पुनः गोधन को बिरादरी में शामिल किया। फिर गोधन ने क्या किया भाई साहब, पेट्रोमैक्स जला दिया। फिर सभी लोग ने एंजॉय किया। तो इस तरीके से फिर से गोधन को बिरादरी में शामिल कर दिया गया। फिर भाई साहब गोधन को जो कनेली की माँ थी गुलरी काकी ने अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर भाई साहब मतलब उसका रोला जम गया ना भाई साहब, जो पूरे गांव में कोई काम नहीं कर पाता था वो गोधन करता था। ठीक है, तो भाई साहब इसका काम बन गया, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब ऐसा काम करो कि मतलब गाँव में आपका नाम हो। तो ये चीजें थी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऐसे ऐसे हुआ था। फिर तो हो ही गया, पूरा काम खत्म हो गया। अब देखिए मैंने आपको अपने लैंग्वेज में समझा दिया। अगर आपको मेरे लैंग्वेज में ही समझ में आ गया हो तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ जाओगे फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए आपको आपके लिए लिख कर लाया हूँ, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए भाई साहब। पंचलाइट कहानी का सारांश, अगर सारांश पूछे तो आपको ये लिखना है, ठीक ना भाई साहब, क्योंकि भाई साहब दो आते हैं ना, एक उद्देश्य आ जाएगा या तो सारांश आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आता है। तो भाई साहब पंचलाइट कहानी का सारांश देखिए यहाँ पे देखिए। पंचलाइट कहानी ऋषवनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो अपने ही गांव की लड़की मुनरी लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ गांव के पंच से गोधन की शिकायत करती है कि वह उसके घर से जब गुजरता है तो वह सिनेमा वाला गाना गाता है। इस कारण से गांव के पंच ने उसे बिरादरी से उसको निकाल दिया गया। ठीक ना, फिर एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले पंच लाइट खरीद कर लाते हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोमैक्स। ठीक ना, खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे हुए थे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। ठीक ना, लेकिन समस्या वह उठती है कि पंच लाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसको जलाना नहीं जानते थे। तो बस बात वही हुई दोस्तों कि गांव वाले जो पंच लाइट खरीद के लाए थे, पेट्रोमैक्स खरीद के लाए थे, उसको जलाना नहीं जानते थे। तो भाई साहब अभी कहाँ कहानी खत्म हुई, कहानी तो अभी लंबी है ना। तब फिर पता चला मुनरी को, देखिए यहाँ पे मुनरी आ गई भाई साहब, जो प्रेमी है। यहाँ देखिए मुनरी को पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से क्या करती, अपने सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचाती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काफी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। मैंने आपको बताया था ना, हाँ। तो पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की कहानी रोशनी में लोगों की कीर्तन भजन करते तथा खुशियां मनाते। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये तो नहीं भूलोगे भाई साहब, क्योंकि प्रेमी वाला काम हुआ है ना, तो आप तो नहीं भूलोगे। तो भाई साहब ये हो गया आपका पंच लाइट का सारांश। आई होप आपको क्लियर हो गया जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए, ये पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी श्री ऋषवनाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। ठीक है यार दोस्तों, वही है। ठीक है, बस
थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब उस इसका उद्देश्य क्या है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब बार बार वो एक ही चीज मैं समझाऊं तो मजा नहीं आएगा ना। तो ये भाई साहब पंचरत्न कहानी का मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, तो ये ठीक था। अब हम पढ़ेंगे ध्रुव यात्रा का। भाई साहब यहाँ पे देखिए ध्रुव यात्रा आ गई, ठीक है। देखिए ध्रुव यात्रा कहानी के लिए कौन है, जैनेन्द्र कुमार। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में है, जो मैंने आपको बताया था, अब मैं 3 कहानी आपको बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है भाई साहब। 2 आपको डेफिनेटली मैंने आपको समझा दिया, एक मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कौन सा, एक पंचलाट बताया था, एक बहादुर बताया था। अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। भाई साहब ये जो ध्रुव यात्रा है मैं आपको मोटा मोटी समझाता रहूं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 3 तैयार करना बस, बोर्ड एग्जाम में आपको कहानी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई साहब। देखिए भाई साहब ये ध्रुव यात्रा कहानी के लिए कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। बहुविकल्पी भी प्रश्न आ सकता है। तो भाई साहब इसमें देखिए जो 3 कैरेक्टर है इनको आपको मेन याद रखना है, ठीक है भाई साहब। ये राजा दीपू दमन है जो कि युद्ध जीत कर आते हैं, इनका खूब नाम होता है, प्रचार होता है। तो भाई साहब और यहाँ पे देखिए जो राजा दीपू दमन है इनकी मतलब प्रेमी है, ठीक है। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। मामला कहाँ गड़बड़ाता था दोस्तों, ये जो उर्मिला है राजा दीपू दमन की बच्चे की माँ बन जाती है बिना शादी किए। राजा दीपू दमन का कहना है कि शादी एक बंधन है लेकिन प्यार को हम सत्य मानते हैं, ठीक है भाई साहब। और इसी में भाई साहब हो गया था ये, मतलब राजा दीपू दमन की बच्चे की माँ बन गई थी उर्मिला, और इनकी शादी नहीं हो गई थी। और ये जब वापस जीत के आ रहे थे युद्ध, तो इनको मन ही मन अंदर दुखी हो गए थे, यार हमने शादी भी नहीं किया और हमारा एक बच्चा भी है, समाज में अगर ये बात फैलेगी तो हमको हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो भाई साहब वो टेंशन में आ गए। फिर उसके बाद चले गए एक डॉक्टर को, वैद्य को दिखवाने, जिनका नाम है आचार्य मारुति। आचार्य मारुति दोस्तों यहाँ पे उर्मिला के पिताजी निकले, ठीक है भाई साहब। जब उनको ये बात पता चला कि राजा दीपू दमन ही है, हमारी बेटी से प्यार करते थे और हमारी बेटी माँ बनने वाली है, ये ऐसी चीजें, तो राजा दीपू दमन जो आचार्य मारुति जी थे वो समझाएं राजा दीपू दमन की कि आप शादी कर लीजिए, ठीक है। फिर शादी करने के लिए उर्मिला से राजा दीपू दमन कहते हैं चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो भाई साहब ये कहती हैं उर्मिला कि राजा दीपू दमन हम अभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी आपके राजा बनने में उससे क्या बोलते हैं संकट पैदा करेगी, ये करेगी वो करेगी। तो भाई साहब ये शादी नहीं की। तो भाई साहब अंत में जाकर राजा दीपू दमन ने आत्महत्या कर लिया। फिर बाद में चलिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिख के लाया हूँ, मैं आपको बताया था कि आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको मोटा मोटी समझा दिया हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख के लाया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा भी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश इस प्रकार है। अगर ध्रुव यात्रा कहानी आए तो आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे देखिए ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक कहानी है जिसका सारांश इस प्रकार है, ठीक है। राजा दीपू दमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके यूरोप के नगरों की बधाई लेते हुए मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आते हैं। राजा दीपू दमन उर्मिला के बीच काफी पहले से प्रेम संबंध, मैंने आपको बताया ना कि राजा दीपू दमन और उर्मिला के बीच में काफी पहले से प्रेम संबंध था, ठीक है। लेकिन उन दिनों यहाँ देखिए क्या लिखा गया, लेकिन उन दिनों परस्पर विवाह नहीं किया। रिपु दमन विवाह को बंधन मानते थे, मतलब विवाह नहीं किए, पहले से प्रेम कर रहे थे लोग और विवाह नहीं किया। राजा दीपू दमन प्रेम को बंधन मानते थे, सॉरी विवाह को बंधन मानते थे किंतु प्रेम को सत्य मानते थे। उर्मिला के पास राजा दीपू दमन की एक संतान भी थी, मतलब एक बच्चा भी पैदा हो गया, ठीक है। उर्मिला क्या भाई साहब, उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा दीपू दमन को दक्षिण ध्रुव जाने की सलाह देती है कि आप दक्षिण ध्रुव जाइए, ठीक है। आचार्य मारुति राजा, ठीक है, आचार्य मारुति राजा दीपू दमन को विवाह करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है, ठीक है। मतलब ये उनसे बताते हैं कि राजा दीपू दमन जब गए थे, मतलब जो ये थे राजा दीपू दमन उनके पास आचार्य मारुति के पास गए कि भाई साहब हमारे साथ कुछ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो आचार्य मारुति ने बताया कि वो हमारी ही बेटी है, आप उनसे शादी कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है। आचार्य मारुति को समझाने पर, ठीक है, आप देखिए लिखा गया ना, आचार्य मारुति के समझाने पर रिपु दमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब जो इनके पिता थे, उर्मिला जी के पिता थे, वो उनको समझाएं, आज रिपु दमन को समझाएं कि आप विवाह कर लीजिए, तो वो तैयार होते हैं। परंतु उर्मिला तैयार नहीं होती है, कहती है शादी, यहाँ पे देखिए कहती है ना, शादी राजा की सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी, ठीक ना। इसलिए वह राजा दक्षिण ध्रुव जाने की जिद करती है, मतलब वो जो उर्मिला थी वो दक्षिण ध्रुव जाने की जिद करती है, जिससे रिपु दमन दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर निकल गए, ठीक है। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा राजा दीपू दमन सवेरे खून में भरे पाए, ठीक ना, भरे पाए गए, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। अब पत्र में क्या लिखा था, दक्षिण ध्रुव जाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे किसी का वचन पूरा करने जा रहे थे, ध्रुव पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया।
और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों देखिए, जो उर्मिला के बहुत कहने पर राजा दीपू दमन जाते हैं, ठीक ना, लेकिन उनको अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी कि यार अगर हमने शादी नहीं किया, शादी करने के लिए भाई साहब जो निर्मला थी, उर्मिला थी शायद, उर्मिला थी ना, वो भाई साहब शादी करने के लिए मना कर रही थी, ठीक है। और राजा दीपूदमन भाई साहब एक प्रसिद्ध राजा हो गए थे। अगर समाज में ये बात फैलती कि राजा दीपूदमन ने बिना शादी की उनका एक बच्चा है, तो समाज में क्या जाएगा। तो राजा दीपूदमन ने क्या किया, अंत में जाके आत्महत्या कर लिया, ठीक है। और उन्होंने साफ साफ लिख भी दिया था, हम किसी की और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया था, हम किसी का वचन को पूरा करने जा रहे थे, परंतु ध्रुव पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो दोस्तों ये था आपका ध्रुव यात्रा की कहानी, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बना के लिख देंगे। तो भाई साहब आपको सिर्फ इतना तैयार जानना है कि जो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हो जयनंद कुमार, जिसमें राजा दीपोदमन थे, जो भाई साहब उत्तरी ध्रुव जीत कर आ रहे थे, तो वहां से आपको बधाइयाँ मिलती रही। फिर भाई साहब जो उर्मिला थी वो उनकी प्रेमी थी और बिना शादी के ही उनके पास एक बच्चा था। भाई साहब ये बात उधर राजा दीपोदमन को अच्छा नहीं लग रहा था, उनको अंदर से अंदर ही खा रहा था कि यार हमने शादी भी नहीं किया, हमारा एक बच्चा भी, अगर समाज में ये बात फैलेगी तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो फिर वो बात अपना लेकर जाते हैं एक वैद्य के यहाँ, जो राजा दीपोदमन जाते हैं आचार्य मारुति के यहाँ। आचार्य मारुति कौन थे भाई साहब, उर्मिला के ही पिता थे, मतलब उनकी जो राजा दीपोदमन के प्रेमी थी उनके ही पिता के पास वो जाते हैं, ये कहानी बताते हैं। तो फिर वो जो आचार्य मारुति थे उन्होंने बताया कि यार हमारी ही वो बेटी है, आप उनसे विवाह कर लीजिए ऐसे से। फिर वो विवाह के लिए तैयार हो गई राजा दीपोदमन, लेकिन जो उनकी प्रेमी थी उर्मिला, वो बोली कि शादी भाई साहब राजा बनने में आपको संकट पैदा करेगी और हम शादी नहीं करेंगे, आप जाइए, ये है वो है, आप अपना काम आगे करिए, हम शादी नहीं करेंगे। भाई साहब ये ऐसे से हुआ, फिर उन्होंने अंत में जाके आत्महत्या कर लिया। तो भाई साहब ये था पूरा, मैंने आपको समझा दिया ध्रुव यात्रा, ठीक है। ध्रुव यात्रा का कहानी सारांश पूछेगा, आप इस प्रकार से लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, फिर से मैं आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब पत्र, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पत्र भी बताऊंगा। चलिए वीडियो काफी लंबी हो गई है, अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर दिएगा, इससे ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है। काफी लोग बोरिंग हो जाते हैं। अब देखिए पत्र भाई साहब आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है भाई साहब, 6 नंबर का आता है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पत्र आता है वो मैं आपको समझाऊंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र बताऊंगा भाई साहब, उसको आपको तैयार करना जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं पत्र, ठीक है। यहाँ देखिए जो प्रश्न नंबर 13वां है वही आपसे बोलेगा कि पत्र लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको 3 पत्र बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नियुक्ति आवेदन पत्र लिखा जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब आपको कहीं पर भी अपना काम में लगना चाहते हो, उसके लिए आपको आवेदन पत्र देना, किसी स्कूल में लगना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैसे कि हम आपके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो भी रहेगा उसके बारे में कैसे बताऊंगा। फिर आप देखिए बैंक में, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त, मतलब लोन लेने के लिए बैंक को हम कैसे पत्र देंगे, हमको बैंक से लोन लेना है, मतलब धन लेना है ऋण पे, तो भाई साहब हम कैसे उसको आवेदन पत्र देंगे, ठीक है। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना, ये आपको पत्र 3 में आपको पत्र बताऊंगा, आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। और भी पत्र है लेकिन अभी ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। आप देखिए आपको पत्र कैसे लिखना है, ठीक है। पत्र लिखने का स्टार्टिंग ऐसे होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए डालना आपको प्रश्न उत्तर नंबर 13वां, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए ऐसे ही सीक्वेंस में आपको लिखना है, अगर ऐसे नहीं लिखोगे भाई साहब नंबर आपको कम मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को जैसे पत्र लिखा था, पत्र लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा गया सेवा में, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा गया सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, यहाँ पे कैनरा बैंक मैंने लिख दिया है, तो आप कोई भी बैंक लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पांडेपुर वाराणसी, जो आपका बैंक का शाखा का नाम रहेगा, फिर उसके जिला का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आप देखिए विषय, फिर आपको विषय से लिखना है। विषय में मतलब आप किसके लिए, मतलब लोन किसके लिए लेना चाहते हो। फिर आप लिखा गया ना अध्ययन के लिए ऋण प्राप्त हेतु, आपको इतना लिखना। इतना लिखने के बाद भाई साहब चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। फिर उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको बैंक से ऋण प्राप्त करना है तो आपको बैंक को कैसे पत्र देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ना कैनरा बैंक प्रबंधक को अध्ययन ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है ना। देखिए पहला मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ऐसे ही सीक्वेंस में आपको लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आप देखिए मैंने लिख दिया सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय कैनरा बैंक पांडेपुर वाराणसी, ठीक है भाई साहब। विषय, आप विषय लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई साहब। अध्ययन के लिए ऋण प्राप्त हेतु, फिर देखिए महोदय, सभी निवेदन है कि मैं विकास कुमार, चाहे जो भी अपना नाम लिखे चाहे किसी का नाम लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैनेन्द्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में बीएससी भौतिकी रसायन और गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंक के साथ उत्तीर्ण किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए मैंने MBA द्वितीय वर्ष, ठीक है, द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।
और साथ से प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। ठीक है, करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन आबाधा चलता रहे। इसके लिए मुझे जितना भी आपको लोन चाहिए, जितना भी आपको ऋण प्राप्त करना है, 10,000, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितना भी आपको चाहिए वहां पे आप लिख दीजिए कि आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि, ठीक है, मुझे पता चला है कि आप के बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके द्वारा प्रदान ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन, यानी देखिए प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। प्रयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। ठीक ना, आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए अभी और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतने से नहीं हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लिखना है अंतः। यहाँ से आपसे विनम्र निवेदन है, नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पे आपको लिख देना है, ऐसे दिनांक डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको प्रार्थी मतलब आपका जो भी नाम है, फिर आपको अपने जो भी बैंक का लोकेशन है, मतलब क्षेत्र में जिसका है वो डालना, जिला का नाम डालना, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे भाई साहब आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसकी सुन लीजिए। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अगर आ गया आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही लिख के आ जाना है। ठीक ना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना भाई साहब, चलिए इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पत्र की तरफ। ठीक ना भाई साहब, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति, मतलब किसी विद्यालय में अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आपको नियुक्ति पत्र, आवेदन पत्र देना पड़ेगा। अब आपको कैसे देना है यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको, ठीक वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राज्य की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी मेरठ। यहाँ देखिए विषय आपको लिखना है हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। मुझे हिंदी में पढ़ाना, मैं हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ आपके विद्यालय में। ठीक है, उस पद के लिए मैं नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको मान्यवर ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है भाई साहब, ऐसे आपको लिख देना है। चलिए आपको दिखाता हूँ भाई साहब, थोड़ा सा हम तेज चलेंगे क्योंकि अब समय नहीं बचा, बहुत वीडियो लंबी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई साहब, चलिए रुकिए, पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है भाई साहब, पत्र तो तैयार कर ही लोगे भाई साहब, इसको याद करने वाली चीज है, मैं इसको समझाऊंगा क्या है। ठीक है, आपको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक पत्र हो गया भाई साहब, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है भाई साहब, अंत आपसे विनम्र निवेदन है कि शैक्षणिक योग्यताओं में संबंधित अनुकूलन देकर और विचार करने पर अथवा करिए। ये हो 3-5। यहाँ पे देखिए भवदी आपको लिख देना अपना नाम, जो भी आपका है, और जो भी विद्यालय का नाम है आपको ऐसे लिख देना। लिखने के बाद भाई साहब आपको आना है नीचे। ठीक है, अब आना है नीचे भाई साहब। ये देखिए आपका तीसरा हो गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका तीसरा पत्र हो गया। मैंने आपको बता 3 आपको पत्र बताऊंगा। ठीक है भाई साहब, और भी आगे क्लास तो और भी पत्र बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है भाई साहब, ऐसा आपको लिखना है। सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी। ठीक है भाई साहब, आपको इसे विषय में डाल देना, नगर में गंदगी सफाई हेतु संबंधित आवेदन पत्र ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लिखना है, महोदय में आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलाने के लिए संक्रमक, ऐसे आपको लिख देना। ठीक है भाई साहब, ये भी बहुत ईजी है, आपको इसको तैयार करना पड़ेगा, मैं इसको याद नहीं करा सकता आपको। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पे भाई साहब ये आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, मैंने आपको 3 पत्र बताया, आप ये तीनों पत्र बहुत ही आसानी तरीके से तैयार कर लीजिए। मैंने आपको क्या क्या बताया भाई साहब, मैंने आपको आज के इस क्लास में मैंने आपको 3 कहानी बताया भाई साहब, 3 कहानी बताया। और भाई साहब मैंने आपको 3 पत्र बताया भाई साहब। जो कहानी आपका आता है 5 नंबर का आता है भाई साहब, और जो आपका पत्र आता है भाई साहब 6 नंबर का आता है भाई साहब। 11 नंबर इस वीडियो से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जो आप हल्के मत लीजिएगा कि यार जो आपने पत्र बताया क्या वही पत्र आएगा, तो भाई साहब वैसे ही पत्र आएगा, वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये तीनों पत्र तैयार कर लेंगे तो कोई भी पत्र आएगा तो आप बना के आप लिख लोगे, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर और भी आपको पत्र तैयार करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको और तैयार करना तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास आने वाला उसमें भी पत्र मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सबको समझ में आया। अगर कोई डाउट कमेंट करना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।